हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो को पढ़ना, जिसमें हम लोगों ने अभी तक उनके सारे थ्योरीज को पढ़ लिया था। ठीक है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके सबसे लास्ट पार्ट, उनके क्रिटिसिज्म्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि इतने सारे अच्छे थ्योरीज देने के बाद भी उनके कई सारे डिसाइपल, जो उसमें से एक एरिस्टोटल भी हैं। ठीक है। उसके बाद रूसो, कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स और सबाइन जैसे थिंकर्स ने आखिर इनकी थ्योरीज को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया, अपने नए नए आर्ग्यूमेंट दे करके हम लोग आज उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटो के क्रिटिसिज्म पार्ट को समझना। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटो के द्वारा दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। नॉलेज विच इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्सन ऑब्स्टेंस नो होल्ड ऑन द माइंड। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये प्लेटो के बुक द रिपब्लिक से लिया गया है, जिसका मतलब है कि जो ज्ञान बलपूर्वक प्राप्त होता है वह मन पर कभी भी कोई पकड़ नहीं बना सकता है। ठीक है। फ्रेंड्स, ये इसका मतलब है, मतलब इसके माध्यम से प्लेटो में समझाना चाहते हैं कि मतलब वास्तविक में ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जो कि समय के साथ, टाइम के साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देता है। ठीक है। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इन्हेंस करने की कोशिश करता है। समय के साथ जो चलने का कोशिश करता है उसी को ही नॉलेज प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो चाहता है कि बलपूर्वक, मतलब जबरदस्ती या गलत तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, उसके अंदर ज्ञान कभी भी आएगा ही नहीं। वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। और ज्ञान प्राप्त कर भी लिया तो उसके लिए वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो कभी भी सस्टेन करेगा ही नहीं, उसके साथ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इनके थ्योरीज को आगे पढ़ना। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो को पढ़ना। प्लेटो के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 5 क्लास कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें हम लोगों ने अभी तक उनकी बायोग्राफी को समझ लिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझ लिया था, फिर थ्योरीज ऑफ जस्टिस को समझ लिया था, उनके थ्योरी ऑफ एजुकेशन को समझ लिया था काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने उनके थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसे साम्यवाद का सिद्धांत बोला जाता है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके क्रिटिसिज्म पार्ट को। ठीक है। जिसमें हम लोग उनके सारे क्रिटिसिज्म्स को समझेंगे कि आखिर इतना सारे थ्योरीज देने के बाद उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग सारे वीडियोस को एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के आप पहले पिछली वीडियोस को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, ताकि अगर आप पिछली वीडियोस को देखे रहेंगे तो आपको सारा डॉट्स इजीली, मतलब कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा मकसद होता है कि सिर्फ समझाना नहीं, उस चीज़ को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देना, ताकि वो आपके मन में याद रह जाए कि हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आपके मतलब कि हमेशा के लिए वो दिमाग में रह जाए। बस बीच बीच में आप लोग अगर रिकॉल करते हो उसको, तो आप कभी भी इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है। मेरा मेन मकसद ये रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्लेटो ऑफ थ्योरी जो आइडियाज़ था, मतलब प्लेटो का जो थ्योरीज ऑफ आइडियाज़ था, उनके क्रिटिसिज्म के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज़ था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के माध्यम से वो बताते हैं कि ये स्टेट कैसे, मतलब जस्ट स्टेट नहीं है, कैसे ये स्टेट मतलब मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें क्या क्या खामियां हैं। ठीक है। वो कैसे फॉर्म्स करना बताते हैं। फॉर्म्स कहने का मतलब है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। ठीक है। जो कि ऊपरी दुनिया में बिलोंग कर रहा है, नीचे का कुछ नहीं है। वो दैट वर्ल्डनेस का बात करते थे, मतलब जो वहाँ है। ठीक है। तो वो उस चीज़ के बारे में हमेशा बात करते थे। तो उस दैट वर्ल्डनेस के बारे में बात करते थे प्लेटो की, मतलब जो ऊपर में है वही सत्य है। ठीक है। वहाँ का जो शैडो है, एक जो वर्स्ट फॉर्म है, वो बस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं। एक मटेरियल वर्ल्ड में जो हम लोग भी यहाँ महसूस कर रहे हैं, वो बस मतलब कि वो चेंजेबल है। ठीक है। वो सब कुछ अनसर्टेन है, ऐसा वो बताते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में। तो फ्रेंड्स, उनके इसी पॉइंट को मतलब क्रिटिसाइज करते हुए, ठीक है, क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनाते हुए कई सारे थिंकर्स ने अपने अलग अलग आर्गुमेंट देकर के उनको क्रिटिसाइज किया, जिसमें से हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट को उठाया है। ठीक है। तो जिसमें से फ्रेंड्स पहला उनका क्रिटिसिज्म बनता है कि लैक ऑफ एम्पायरिकल एविडेंस। फ्रेंड्स, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि मतलब कि जो आइडियल स्टेट की कल्पना करते हैं, वो उसके हिसाब से वो बताते हैं कंपैरिजन करके कि जो रियल स्टेट, मतलब कि जिस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आइडियल स्टेट की कल्पना कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल स्टेट है, वो काफ़ी परमानेंट है और काफ़ी रियल है। किसके कंपैरिजन में? फिजिकल वर्ल्ड के कंपैरिजन में, मटेरियल वर्ल्ड के कंपैरिजन में, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है।
वो बताते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा वो रियल और परमानेंट है, जबकि ये तो अनचेंजेबल है, ठीक है? सॉरी, ये तो चेंजेबल है फिज़िकल वर्ल्ड, ठीक है? तो इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए काफ़ी सारे थिंकर्स ने ये कहा कि मतलब इसका क्या एविडेंस है, ठीक है? एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है क्या, मतलब अनुभव के तरीके से, मतलब कैसे इसको हम साक्ष्य बना सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि आखिर कौन बताएगा कि वहाँ पे रह कर के आया हो कोई, मतलब कि प्लेटो तो कहते हैं कि सोल है, लेकिन सोल तो सबके अंदर है ना। अब क्या पता वो पहले से है या फिर उसको ज़बरदस्ती बना दिया जा रहा है उस तरीके से, ठीक है? तो वही कहते हैं कि इसका क्या साक्ष्य है, मतलब कि वहाँ से जो रह कर के आया है रियल वर्ल्ड से, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से, और वो बता रहा हो कि नहीं वहाँ पे मैंने ऐसा देखा है, इसीलिए सही में प्लेटो जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है? इसका कोई साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस प्लेटो नहीं दे पाते सही से, इसीलिए इस पॉइंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो इनका है फ्रेंड्स, वो है कि पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम। प्लेटो कहते हैं कि यहाँ पे मतलब उस स्टेट में हर एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मतलब फॉर्म्स तक पहुँचने का, विज़डम एक्वायर करने का, ठीक है? उसके सोल पार्ट, मतलब सोल एलिमेंट जिसके अकॉर्डिंग डोमिनेट कर रहा है हर इंडिविजुअल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब कि मतलब अपने आप को इन्हेंस करके, ठीक है, फॉर्म्स तक पहुँचने का कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन कई सारे थिंकर इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये आर्गुमेंट देते हुए वो कहते हैं कि ये लेकिन तय कौन करेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं? क्या पता आप लोगों ने जिस तरह से उनके माइंड में बैठा दिया कि नहीं आपके अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है तो आप सोल्जर क्लास में ही रहोगे, इसलिए वो उसी क्लास के आगे बढ़ते जा रहा है, उसी क्लास के लिए आगे बढ़ते जा रहा है हमेशा, ठीक है? क्या पता हो सकता है कि वो आपने उन्हें इस मेथड तो बताया ही नहीं कि अगर आपके अंदर डोमिनेट कर रहा है ये, तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप कैसे इस चीज़ को आ सकते हैं, ठीक है? तो कई सारे थिंकर कहते हैं कि ये बताएगा कौन कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है? जो फॉर्म्स है, जो मतलब कि जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो बिलोंग कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है, और जो फिजिकल वर्ल्ड में, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इस चीज़ को कौन मतलब एक्सप्लेन करेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है? इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करने में प्लेटो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लैग कर जाते हैं। इस पॉइंट को भी लेकर के उनकी मतलब कई ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया जाता है उनके इस पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम को लेकर के। तीसरा फ्रेंड्स जो उनका पॉइंट किया जाता है वो है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड चेंज। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ प्लेटो का इस बात को लेकर के ही हुआ है, और मतलब इनफैक्ट हर थ्योरीज में इनका ये हुआ है क्रिटिसिज्म, पहले क्योंकि प्लेटो कहते हैं क्या कि उनका जो थ्योरीज है वो काफ़ी रिजिड टाइप का है, मतलब उनको बदला नहीं जा सकता है। अगर वो कह दिए कि इस टाइप का इंडिविजुअल अगर इस क्लास में जाएगा, इस क्लास के लिए वो एलिजिबल है, तो उसको वही काम करना पड़ेगा फिर हमेशा के लिए, ठीक है? वो कभी भी अपने आप को इनहेंस करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि एक बार जो उस क्लास में आ गए तो फिर वही क्लास में वो मतलब कि स्टक करके रह जाएँगे। वहाँ से कभी भी वो ओवरकम करने के बारे में कभी नहीं सोच पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह का जो रिजिडिटी है उनके थ्योरीज़ में, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है? काफ़ी सारे थिंकर्स के द्वारा कि नहीं, ये तो एटलीस्ट सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए आप एक समय के लिए उसको आप किसी एक सिंगल क्लास में या किसी मतलब उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप किसी क्लास में डाल भी दिए, लेकिन क्या पता हो सकता है बाद में उसके अंदर कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी आ जाए जिससे कि वो दूसरे क्लास में जाने लायक लग जाए, ठीक है? मान लीजिए पहले उसके अंदर करेज है लेकिन किसी कारण से सिकनेस आ जाए, कमज़ोर हो जाए, थोड़ा लस्ट आ जाए, ठीक है? तो क्या पता उसको आने का मन करे एपेटाइट में, या काफ़ी ज़्यादा विज़डम आ जाए तो जाना चाहे रूरल क्लास में बाद में, ठीक है? तो इस तरह का जो लैग कर रहा था, जो उनका रिजिडिटी था कि नहीं जो हो गया ज़िंदगी भर उसी को लेकर के चलना है, पूरा लाइफ टाइम तक उसी को सस्टेन करना है, इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनका क्रिटिसिज़्म हुआ है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। फ्रेंड्स इस पॉइंट के माध्यम से प्लेटो ये समझाना चाहते हैं कि सबके अंदर एक सोल होता है, ठीक है? एक आत्मा होती है जो कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग होती है और वो किंगडम ऑफ गॉड से आई हुई रहती है, ठीक है? उनके अंदर जो सोल डोमिनेट कर रहा है हर इंडिविजुअल के अंदर, प्लेटो का मानना है कि वो सारे सोल जो हैं वो किंगडम ऑफ गॉड से आया हुआ है, इसीलिए वो सारे रियलिटीज़ को मतलब भली-भाँति जानता है, ठीक है? तो वही प्लेटो कहते हैं कि आप मतलब आप बता रहे हैं कि सबके अंदर सोल डोमिनेट कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उससे काम को डिवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन ये डिफाइन कौन करेगा कि जो सोल आ रहा है क्या वो सही है, क्या जो वो बता रहा है वो सही है? ये भी तो हो सकता है कि उसका एक मिसपरसेप्शन हो। जिस टाइम आप उस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, क्या पता उस समय उसके अंदर कुछ ऐसा लैग कर रहा हो, कुछ मिसपरसेप्शन बन गया हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लिए कि नहीं, इसका जो सोल प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा अलग है, ठीक है? इसीलिए वो कहते हैं कि ये डिसाइड कौन करेगा कि इंडिविजुअल कैसे एक्वायर करेगा उस चीज़ को, और एक्वायर नहीं करेगा तो क्या पता उस चीज़ को कोई और ऑप्शन भी हो, जिस चीज़ के थ्रू वो जा सकता है।
किसी और रास्ते में। इस चीज़ के बारे में तो प्लेटो ने बताया ही नहीं। तो इस पॉइंट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया जाता है प्लेटो का कि उन्होंने प्रोसेस बताया ही नहीं कि नॉलेज को हम लोग किस तरीके से एक्वाइर कर सकते हैं अगर उसका सोल उस टाइप का नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट जो उसका बनता है फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म पार्ट का थ्योरी ऑफ आइडियाज में, वो बनता है कंपैटिबिलिटी विथ मॉडर्न साइंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉइंट मतलब इनका इस बात पे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो अपनी सोच के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है, अपने विजडम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। उनका जो एक फॉर्म है ना कि अब अपने आप को हम बनाना है आइडियल स्टेट, अपने स्टेट को आइडियल स्टेट बनाना है जहाँ पे एक इंडिविजुअल ऐसा होगा, स्टेट ऐसा होगा, वो सारा जहाँ तक वो रह रहे हैं उसके अपने डोमेन में रह करके ही वो बात कर रहे हैं। ठीक है, और उनका जो डोमेन है वो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट तक में ही रह जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए क्या हो रहा है ना कि वो मॉडर्न स्टेट तक का मतलब कि वो फैल ना पा रहा है। मॉडर्न साइंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बाकी सारे स्टेट्स में मतलब वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जिसके जिस तरह से वो बात करते हैं वो मॉडर्न टाइम में फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम जो बात कर रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकेबल बात है। ठीक है, वहाँ पे आप हर चीज़ को जहाँ पे नए नए खोज करने की बात होनी चाहिए, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि नहीं, आप लोग पर्सनल पर्सनल काम कीजिए, आप लोगों को जो काम दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो ये मतलब मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ पाता है। तो इस बात को लेकर के कई ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है, कई ज़्यादा उनका क्रिटिसाइज़ किया जाता है कई सारे थिंकर्स के द्वारा। फ्रेंड्स उसका जो एक और क्रिटिसिज्म बनता है वो है कि नेचर ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ द फॉर्म्स कहने का मतलब है कि जो वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का बात करते हैं वो उससे फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को हम लोग फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी मतलब लॉजिक्स मतलब डोमिनेट करता है, वहाँ पे रीजन डोमिनेट करता है। तो कई सारे मतलब क्रिटिसिज्म, कई सारे मतलब जो थिंकर है वो एज ए क्रिटिक्स उनको कहते हैं कि आप ये तो बता रहे कि वहाँ पे सारा आइडियाज़ डोमिनेट करता है, सारा रीज़न वहाँ पे रहता है, सारा कुछ वहाँ पाया जाता है जो कि परमानेंट है, जो कि अनचेंजेबल है, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेन कौन करेगा कि वो मतलब कितने ही मतलब कहाँ पे है, और उसको उस चीज़ को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से यहाँ तक ला सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन कौन करेगा। ठीक है, वो जो नेचर है उसका फॉर्म्स का वहाँ का, उसको डिफाइन कौन करेगा अच्छे तरीके से कि मतलब क्या है, कैसे है, अगर वो है तो क्यों है। ठीक है, अगर वहाँ पे है तो उसे किसने बनाया, मतलब उसका जो नेचर हो सकता है फॉर्म्स का, उस चीज़ को डिफाइन कौन करेगा। कहीं ना कहीं प्लेटो इस चीज़ को डिफाइन करने में लैग कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए काफ़ी सारे मतलब थिंकर्स इस पॉइंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनका क्रिटिसाइज करते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ उनका कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट को मतलब पिक आउट किया था और उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे रखने का कोशिश किया। जो सारे हम लोग ये सब पढ़ रहे क्रिटिसिज्म, वो सारे इनके थिंकर्स सबाइंस का दिया हुआ है। ठीक है, कुछ-कुछ मतलब उनका कार्ल मार्क्स का भी है, कुछ कार्ल पॉपर का है और कुछ-कुछ रूसो का भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था, उनको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले थोड़ा-सा रिकॉल मतलब क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस था क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोगों ने थ्योरी ऑफ जस्टिस जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने समझा था कि उन्होंने अपनी जो बुक है द रिपब्लिक, उसमें एक मतलब सब टाइटल था कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस में उन्होंने क्या किया था कि कुछ कैरेक्टर रखा था। ठीक है, जैसे कि था सेफालस था, पॉलीमार्कस था, थ्रेसिमेकस था, ग्लाउकोन था, जिसको उन्होंने एक स्टूडेंट का रोल प्ले करने को दिया था, और उन्होंने एक टीचर रखा था जिसका नाम सुकरात था। सॉक्रेट को अपने गुरु को दिया था एक टीचर का रोल। ठीक है, और वहाँ पे वो पूछते थे सारे कैरेक्टर से इंडिविजुअली एक एक करके कि आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। ठीक है, इस तरह से पूछते थे और सभी थ्योरीज को उन्होंने गलत साबित कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट दे करके। फिर प्लेटो कहते कि नहीं, ये सारा गलत है, और फिर वो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे देते हैं, एक सोशल लेवल पे देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो आप जा करके पिछले वीडियोज़ में मतलब कि पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो का। तो फ्रेंड्स उसमें मतलब इसको बहुत सारे पॉइंट पे उनका क्रिटिसिज्म होता है, जिसमें से पहला पॉइंट ये बनता है उनका कि उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, वो सिर्फ नेचुरल बेस्ड है। मतलब सारे वो जो उन्होंने अभी तक देखा था, प्लेटो ने जो उन्होंने अभी तक समझा था, सारे जस्टिस उसके अकॉर्डिंग ही वो बना रहे हैं। ठीक है, न्याय सिद्धांत जो भी है वो सारा उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना रहे हो, लेकिन कभी भी उसमें लीगल कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऐड नहीं किया कि मान लीजिए इस चीज़ को आप नहीं करते हैं, इसके लिए क्या लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। इस चीज़ को प्लेटो ने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया। ठीक है, इसलिए भी उनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जस्टिस को लेकर के। और जो उनका जो न्याय सिद्धांत था मतलब कि वो
काफ़ी रिजिड टाइप का था, ठीक है? वो भी था कि लाइफ टाइम तक आपको पर्सन को एक ही काम करना है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनका क्रिटिसिज़्म किया था कि नहीं भाई ये तो सही नहीं है। आप इंडिविजुअल को ये तो बोल रहे हो कि आपके अंदर जो सोल डोमिनेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा अपने काम करो, उस चीज़ को मतलब निश्चयपूर्वक काम करो, काफ़ी मतलब दिल से काम करो, काफ़ी डेडिकेटेड होके काम करो। आप उस चीज़ को बता तो दे रहे हैं लेकिन उसको आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि आप थोड़ा वो डाइवर्स भी हो सकते हो, ठीक है? इस चीज़ को इस रिजिडिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनका क्रिटिसिज़्म किया जाता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो उनका बनता है फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म का वो बनता है कि जो पावर है, जो सारा पावर वो सिंगल क्लास को दे के रखा है प्लेटो ने। मतलब कि जस्टिस में जो रूलर है वो सारा पावर रूलर को दे दिया है। अनरूलर यहाँ कहने का मतलब फिलोसोफर किंग, ठीक है? उन्होंने सारा पावर मतलब फिलोसोफर किंग को बनाने में फिलोसोफर किंग के ऊपर ही उन्होंने सारा पावर रख दिया है। इसलिए कहते हैं कि ये तो सही नहीं है। मतलब अगर आप एक स्टेट की कल्पना कर रहे हैं तो एक स्टेट में पावर डिवाइडेड रहना चाहिए, किसी एक क्लास के पास पूरा पावर नहीं देना चाहिए, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से जिस रिजिडिटी के साथ आप क्लास को डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर क्लास मतलब गार्जियन क्लास के ऊपर, फिर सोल्जर क्लास के ऊपर, फिर प्रोड्यूसर क्लास के ऊपर, ये क्लास अगर आप इतना रिजिडिटी के साथ डिवाइड करोगे तो कहीं न कहीं बाद में क्लैशेज़ होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ मिसपरसेप्शन हो गए दोनों के बीच में, कभी ऐसा दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि नहीं कोई किसी के अंदर और कुछ डोमिनेट करने लगा, कुछ सीख लिया, कहीं से कुछ एक्वायर कर लिया और उन लोगों के बीच में कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट ना हो जाए जिससे कि वार का रूप ले ले इंटरनल में ही, ठीक है? स्टेट में ही, स्टेट के अंदर ही कहीं ऐसा कुछ वार का रूप ना ले ले। इस चीज़ को काफ़ी भयभीत रहते हैं प्लेटो और इस चीज़ को समझाते हैं इस माध्यम से कि नहीं ये सही नहीं है, इसलिए इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इस पॉइंट पे, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम लोग आगे समझते हैं तो ये कहते हैं क्या कि मतलब उन्होंने एक इंडिविजुअल के बारे में कभी भी भलाई नहीं सोचा, वो हमेशा स्टेट के बारे में ही सोचते रहेगा कि स्टेट क्या करेगा, कैसे करेगा। उन्होंने कभी भी स्टेट को महत्व मतलब ज़्यादा दिया, हमेशा इंडिविजुअल का महत्व को थोड़ा-सा कम कर दिया है, ठीक है? इनका एक और जो पॉइंट बनता है फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज़ करने का वो बनता है कि ये सारे एलीट क्लास के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसा उनके जो क्रिटिसिज़्म जो उनके जो क्रिटिसाइज़र हैं वो कहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एलीट क्लास के लिए बनाया जा रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का कभी उन्होंने बात ही नहीं किया था। डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है कि प्लेटो हायरार्किकल फॉर्म में बना रहे हैं कि टॉप टू डाउन, पहले गार्जियन क्लास होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे सोल्जर क्लास होगा, उसके नीचे रेपिटाइड क्लास होगा, जो मतलब कि जो ऊपर क्लास का होगा गार्जियन क्लास वो इन दोनों के ऊपर डोमिनेट करेगा, सेकंड वाला इसके नीचे डोमिनेट करेगा, ठीक है? वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन करने का बता रहे थ्योरी हायरार्किकल फॉर्म में, ठीक है? तो ये बताता है कि प्लेटो मतलब काफ़ी सारे मतलब जो थिंकर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बेसिस पे, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एकदम एलीट क्लास के लिए बनाया गया है। मतलब इसको इस थ्योरीज़ को दिया ही गया है कि फिलोसोफर किंग को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, बाकी सारे क्लास को दबाने के लिए, जहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं रखा है इन्होंने कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें, ठीक है? अगर आप रूलर चूज़ कर रहे हैं तो उसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग के नहीं बल्कि पब्लिक के इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कि वो क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो लैग कर रही है इस पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं कि उनके जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उसको काफ़ी सारे थिंकर ने किस पॉइंट के साथ किस आर्गुमेंट दे करके उनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है? तो फ्रेंड्स जो उसका पहला पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है क्या कि जो प्लेटो अपना जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन डिज़ाइन किए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हायर क्लास के लिए डिज़ाइन किए हैं, ठीक है? उनका मानना है कि मतलब उन कई सारे थिंकर्स ये कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन डिज़ाइन किया है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सिर्फ मतलब फिलोसोफर किंग को ही पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? कि फिलोसोफर किंग ही हायर स्टडीज तक कर सकता है। आपको बहुत हद तक आप माने तो कह सकते हैं कि सोल्जर क्लास हैं वो लोग कुछ हद तक पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे नीचे लोग जो नीचे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस करने लग जा रहे हैं, उसका क्या उन्हें उसे तो आप लोगों ने शिक्षा करने का मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया बिल्कुल भी। आप लोगों ने तो पहले उसे एलिमिनेट कर दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम प्रोड्यूस ही करो, ठीक है? तेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा लस्ट भरा हुआ है। ये मतलब बहुत सारे थिंकर्स को जमता नहीं है कि ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है? आप उस मतलब एजुकेशन का बराबरी का हक आप छीन नहीं सकते हो, ठीक है? काफ़ी सारे थिंकर्स कहते हैं कि आप जिस तरह के थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है? कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन होगा, फिर मतलब हायर एजुकेशन होगा, जो बच्चे हो गए उसको सारे स्टेट स्पॉन्सर होगी, वो बच्चे को जन्म के साथ ही स्टेट एक्वायर कर लेगी और स्टेट ही उस बच्चे को मतलब पढ़ाएगी। तो कई सारे थिंकर्स कहते हैं कि ये थ्योरेटिकली तो अच्छा लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल मतलब बहुत ही मुश्किल है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, ठीक है? इस बात को देते हुए काफ़ी सारे मतलब थिंकर्स काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। फिर कई थिंकर्स कहते हैं क्या कि
ये इनका जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो मतलब सिर्फ स्टेट के नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया है प्लेटो ने, ना कि इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट के लिए। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट करेगा अपने इंडिविजुअली मतलब खुद के अकॉर्डिंग, लेकिन सभी का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से प्लेटो ने ये बनाया है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, वो चाह रहे हैं कि सिर्फ स्टेट का डेवलपमेंट हो, बाकी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट से कोई उनको लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला जो इनका पॉइंट बनता है क्रिटिसिज्म का, वो है फ्रेंड्स कि इन्होंने मतलब कि महिलाओं का और पुरुषों का जो सिलेबस है वो मतलब कि एकदम सेम रखा है, ठीक है। जो मेन कर रहा है वही फीमेल कर रहा है। उन्होंने कभी भी मतलब थोड़ा वो डाइवर्स नहीं दिया कि आप लोग किस तरीके से एक दूसरे को मतलब आगे बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने मतलब बहुत ही कम महत्व दी, ठीक है। इसलिए कई सारे थिंकर्स इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये इनएप्रोप्रिएट है, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत देना चाहिए था डाइवर्सिफिकेशंस की वुमेन के लिए क्या हो सकता है, मेन के लिए क्या हो सकता है। बाद में आपसे कंबाइन कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा शुरू से ही दोनों को स्टेट पे मतलब स्टेट के अंडर देते रहे हैं। स्टेट उसको एक्वायर करके अपने अकॉर्डिंग उसको ग्राउंड अप कर रही है, तो ये सही नहीं है, ये कहते हुए काफ़ी सारे थिंकर्स उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उनका जो बनता है फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म का, वो बनता है कि प्लेटो का जो एजुकेशन है उसमें आर्ट्स का और ह्यूमैनिटीज़ का काफ़ी रोल कम रहा है। हालाँकि प्लेटो ने जो अपना जो एकेडमी बनाया था, जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाया था, उन्होंने वहाँ पे कुछ-कुछ पॉइंट रखा था म्यूज़िक से रिलेटेड, कुछ-कुछ रखा था मतलब जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग रखा था, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया। मतलब ह्यूमैनिटीज़ कहने का मतलब है, उन्होंने ये तो बताया कि फिज़िकल का नॉलेज हो, मतलब जो मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, ज्योमेट्री का नॉलेज हो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब नॉलेज हो, इस तरह का उन्होंने तो बात बताया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब इग्नोर किया, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर थोड़ा-सा इतिहास का भी आपको ज्ञान हो, ठीक है। किस तरीके से आप मतलब इस तरह का जो नॉलेज रहा था ह्यूमैनिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहा था, ठीक है। इस बेसिस पे उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया जाता है। फिर फ्रेंड्स काफ़ी सारे थिंकर्स उनको इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनका जो कास्ट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। आप उसको बचपन से ही स्टेट के अंडर दे रहे हो, ऊपर से आप उसको उस वहीं से डिवाइड कर दे रहे हो कि सोल्जर क्लास में जाएगा कि गार्जियन क्लास में जाएगा। इस तरीके से जो डिवीज़न कर रहे हो, ये कास्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगा, कास्ट सिस्टम को, और ये काफ़ी रिजिड कास्ट सिस्टम है। इससे क्या होगा कि स्टेट का जो सोशल मोबिलिटी है, उसको ख़राब करने का कोशिश करेगा, ठीक है। वहाँ पे जो कम्युनल हार्मनी है, उसको ये बिगाड़ने का कोशिश करेगा। ये आप बचपन से ही लेकर के जो आप स्टेट के अंडर दे रहे हो, वो इनइक्वालिटीज़ को दर्शाता है, ठीक है? वो बराबरी का मतलब आप किसी बच्चे को उसका हक छीन रहे हो, इस तरह से बताते हैं कई सारे थिंकर इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है? और इस तरह से कई सारे थिंकर्स ने फ्रेंड्स इसका क्रिटिसाइज़ किया है, इनके थ्योरी ऑफ एजुकेशंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि इनकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म है, उसको किस तरीके से काफ़ी सारे थिंकर्स ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो पहले हम लोग थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिकॉल कि इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म में था क्या? ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि मतलब कि पेलोपोनेशियन वार का जो इफ़ेक्ट रहा था, उसका प्लेटो ने उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म को लाया था कि आखिर उसके पीछे क्या रीज़न रहा था। उसी के बिहाफ़ पे उन्होंने थ्योरी मतलब कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स, कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली को मतलब दिया था, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, तब जाकर के प्लीज़ आप पिछले वीडियोज़ को देख लो, ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब इसके क्रिटिसिज़म्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला इनका क्रिटिसिज्म बनता है कम्युनिज्म का, वो बनता है कि सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज, ठीक है। मतलब कई सारे थिंकर कहते हैं कि आप जो इंडिविजुअल है उसके लिबर्टीज को आप सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, ठीक है। हर इंसान को अपने आप को मतलब थोड़ा-सा इन्हांस करने का मौका देना चाहिए, लेकिन आप उस सारे हक को छीन ले रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज़ के हक को छीन ले रहे हो। इस तरह से अगर किसी के अंदर अगर सोल डोमिनेट कर भी रहा मतलब किसी के अंदर अगर सोल डोमिनेट कर भी रहा होगा रीज़न करने का, विज़डम करने का, मतलब फिलॉसफर किंग बनने का, तब भी वो मन को दबाना चाहेगा कि नहीं, हम मतलब ऐसा दिखाएगा कि नहीं, हम उस लायक नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि अगर वहाँ तक हम पहुँचे तो वहाँ पे उसका सारा हक छीन लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिबर्टीज़ को काफ़ी दबा दिया जाएगा, तो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो है लैक ऑफ इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशन। ये एरिस्टोटल का दिया हुआ कोट है, ठीक है। एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि किसी भी इंसान का मतलब कि ये मोटिवेशन होता है कि अगर उसके अंदर उसके पास फैमिली रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब प्रॉपर्टी रखने का, प्रॉपर्टी बढ़ाने का, तभी तो काफ़ी ज़्यादा लगन से काम करेगा। हम लोग क्यों काम करते हैं इतना ज़्यादा कि हम लोग भी कुछ एक्वायर कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा बढ़िया कर सकें, अपनी फैमिली को सारा लग्ज़री लाइफ़ दे सकें, अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ़ दे सकें, खुद के लिए एक कुछ अच्छा कर सकें। इसीलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम लोग को ये बता दिया जाएगा, अगर हम लोगों को ये कहेगा कि
तुम लोग करो लेकिन सिर्फ स्टेट के लिए तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही सिर्फ तुम लोगों को मिनिमम चीज़ दिया जाएगा, मतलब मिनिमम कंज्यूमेबल सब्सटेंस दिया जाएगा जितना कि तुम लोग को बस जिंदा रह सकता है, एक अच्छा ज़िंदगी जी सकता है। मतलब कोई एक लग्ज़री लाइफ़ नहीं होगा, ना ही तो अपना तेरे पास कोई खुद का फैमिली होगा, तो किसी के अंदर मोटिवेशन बचेगा कि हम करें, ठीक है? शायद ही एक आध जन को ऐसा बचेगा जिसको लगेगा कि नहीं हाँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देगा, डिनाई कर देगा कि नहीं, ऐसा हम लोगों को नहीं चाहिए, जहाँ पे हम लोग हमारा कुछ फैमिली नहीं हो, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि एक मोटिवेशन का काम करता है। हम लोग करते हैं तो हम लोग पीछे मोटिवेशन होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, इससे हम लोग का फ़ायदा होगा, इससे हम लोग का इंसेंटिव्स बढ़ेगा। हम लोग फैमिली को इंसेंटिव्स दे सकते हैं, काफ़ी लग्ज़री लाइफ़ दे सकते हैं उनको, ठीक है? तो ये कहते हैं कि प्लेटो जिस तरह से बात कर रहे कम्युनिज्म में कि सारा कुछ छीन लो, ये कहीं न कहीं उनका मोटिवेशन को दबाने वाला बात है, ठीक है? इस चीज़ को कहते हुए एरिस्टोटल देखिए इनके सबसे बड़े डिसाइपल थे, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स भी एरिस्टोटल ही थे, ठीक है? जिसे हम लोग अरस्तू के नाम से जानते हैं। वो इसके शिष्य थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी उसका अरस्तू ने ही किया है। फिर इनका जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो इस पॉइंट पे करते हैं कि इन्होंने डाइवर्सिटी को और स्पेशलाइज़ेशन को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिसरिगार्ड रखा है, बहुत ही कम रखा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा इन्होंने इन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है? हर मतलब हर पीपल को वहाँ पे इन्होंने इक्वली बाँट दिया है कि आप लोग इक्वली वेल हो, ठीक है? मतलब इन्होंने कम्युनिज़्म का सिद्धांत में क्या बोलता है कि कॉमन ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है? सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई काफ़ी ब्रिलियंट हो, ठीक है? और वो काफ़ी अच्छा डिज़र्व कर रहा हो, ठीक है? और काफ़ी लो कैटेगरी का मतलब लोग जिसका माइंड उतना ज़्यादा ब्रॉड ना हो, उतना वर्क नहीं करता हो, और आप दोनों को मतलब इक्वल दे दोगे समान कि ठीक है, इतना ही तेरा भी, इतना ही तेरा भी, तो जो लोअर क्लास करेगा वो तो काफ़ी खुश होगा, लेकिन जो हायर क्लास करेगा, जो ज़्यादा डिज़र्व करता है, उसका अंदर मोटिवेशन तो घट जाएगा। वो चाहे कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, उसके टैलेंट मतलब एक तरह से आप बोले तो उसका टैलेंट का अपमान कर रहे हो, ठीक है? कि आप उसको कंपैरिज़न कर रहे हो उसके साथ जो कि उतना एलिजिबल है भी नहीं। लेकिन जो उतना टैलेंट है उसके बराबर ही आप उसको रख के खड़ा कर दे रहे हो, ठीक है? तो ये इस बात को कह कर के प्लेटो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ झेलना पड़ता है उसको इस पॉइंट के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो उसका बनता है फ्रेंड्स, वो है अब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है? कहते हैं कि आप अब्यूज़ ऑफ पावर कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो फिलॉसफर है आप उसको इतना ज़्यादा पावर दे दिए हो, ठीक है? अगर मान लीजिए कभी उसके अंदर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि उसके अंदर करप्शन डोमिनेट करने लग जाए, करप्शन का उसके अंदर मतलब कि भावना आ जाए, उसके अंदर लस्ट डोमिनेट करने लग जाए, तब आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? जितना पावर आप उन्होंने उसको दे करके रखा है, ठीक है? पूरा स्टेट का लॉ बनाने का, क्या पता उसके अंदर कभी लस्ट डोमिनेट करने लग जाए और आप ऐसा पॉलिसी बनाने लगे जिससे कि स्टेट का नुकसान होने लगे, वो खुद के वेलफेयर के बारे में सोचने लगे, तब आप क्या करोगे, ठीक है? इस चीज़ को प्लेटो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, इसीलिए इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ सकता है, काफ़ी झेलना पड़ता है। और इनका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म का, वो बनता है लैक ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सारे इंडिविजुअल को इस तरीके से डिवाइड किया है ना कि जैसे कि सारा लोग एक ही काम कर रहा है, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक हम मतलब एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक मतलब 4-5 स्टूडेंट था, ठीक है? वो कहीं रास्ते में जा रहा था और उसका एक टीचर मिल गया, ठीक है? और रास्ते में जा रहा था, वो गाड़ी से था उनका टीचर, फोर व्हीलर से, और वो जा रहे थे और बीच में रास्ते में उनका गाड़ी खराब हो गया। बाय द चांस उसका स्टूडेंट भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उन्हें पता चला कि ये हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने पहचाना, तब उन्होंने अपना बताया सिचुएशन कि उनका गाड़ी खराब हो गया है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मैं धक्का मार देता हूँ, हम धक्का मार देते हैं, गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स? काफ़ी समय के बाद भी मतलब गाड़ी 1 इंच तक नहीं हिला, ठीक है? जब मतलब पता चला इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो क्योंकि वहाँ पे हर लोग सोच रहे थे कि मैं मेहनत क्यों करूँ? ठीक है, बाकी सारे जो लोग हैं हमारे साथ वो धकेल ही रहे हैं, ठीक है? और यही बात हर लोग सोच रहा था कि मैं क्यों करूँ, ठीक है? क्योंकि सबको सेम काम मिला था, सबको गाड़ी धकेलने का काम मिला हुआ था, ठीक है? इसीलिए सबको यही सोच रहे थे कि गाड़ी मैं क्यों धकेलूँ, इन लोग तो गाड़ी धकेल ही रहा था, मैं क्यों धकेलूँ गाड़ी को, ठीक है? यही चीज़ को सबने सोचा और गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली फ्रेंड्स। तो वही मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं थिंकर्स कि आप लोगों ने सबको तो सेम पावर दे करके रखा है, इंडिविजुअल में सेम काम दे करके आपको सब आप लोगों सबको दे करके रखा है, लेकिन सेम काम करेगा क्या? वहाँ पे तो सबको मतलब एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो कर ही रहा है तो मैं थोड़ा कम भी करूँगा तो चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप हर चीज़ को डिफाइन कर दें कि आप लोग प्रोड्यूस करो, लेकिन वहाँ पे सबको ये सोचेगा कि नहीं, तुम मतलब प्रोड्यूस कर ही रहा है तो मैं थोड़ा कम भी करूँगा तो चलेगा। इस तरह का मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। इस बेसिस को लेकर के उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनके थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म के पॉइंट में, ठीक है?
तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने समझा उनके क्रिटिसिज्म पार्ट को, ठीक है, कि कैसे उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी उनके एज़ ए कंक्लूज़न कैसे वो इस सारे चीज़ों से ऊपर उठ कर के भी सबसे बड़ा बन के दिखाएँ, ठीक है। एक कैसे इन सब सारे चीज़ इनके क्रिटिसिज्म के बाद भी उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो सही। तो चलिए हम लोग पहले उस पॉइंट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सारे थिंकर, जो सारे फिलोसोफर उनके उनके मतलब कि उनके थ्योरीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही थिंकर ये भी कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन प्लेटो जैसा विजनरी थिंकर ना कोई था, ना कोई होगा, ठीक है। क्योंकि प्लेटो इतना दूरदर्शी थे, इतना दूरदर्शी थे वो कि उस समय के सिचुएशन को रह करके आज से इतना साल पहले, जब उसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था बना हुआ, ठीक है, उन्होंने उस समय की सिचुएशन को देख करके ही आगे का मतलब क्या होने वाला है उस चीज़ का अनुमान लगा लिया था, और उस समय ही उन्होंने न्याय सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से हम लोग स्टेट को आइडियल बना सकते हैं, जहाँ पे सबका सबके साथ न्याय होगा, वहाँ का इंडिविजुअल के साथ न्याय होगा, वहाँ का रूलर के साथ न्याय होगा, ओवरऑल वहाँ का स्टेट के साथ न्याय होगा। इसीलिए उन्होंने थ्योरी भी दी थी, स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज का, जहाँ पे उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से बताया था कि किस तरह से सबके साथ न्याय हो सकता है, कैसे हम लोग एक आइडियल स्टेट की कल्पना कर सकते हैं, आइडियल स्टेट की मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह का बात उन्होंने प्लेटो ने सबसे पहले कहा था, जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। उससे पहले उस चीज़ को प्लेटो ने डिस्क्राइब किया, और वहाँ से उन्होंने सबका रास्ता खोल के रख दिया कि आप लोग इस डायरेक्शन में भी सोच सकते हो, ठीक है। इस तरह की इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे प्लेटो, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कभी भी, चाहे उनका आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन उनका जो फिलॉसफी की जो दुनिया का जो रास्ता है वो प्लेटो ने खोला था। इस चीज़ को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, प्लेटो ने चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म फेस क्यों ना कर लिया हो, लेकिन फिर भी उनका जो योगदान है वो कभी भी मतलब कि उसको योगदान को कम करके आप नहीं आंक सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि प्लेटो ही ऐसे मतलब फिलोसोफर रहे हैं जो जिन्होंने आगे आने वाले सारे फिलोसोफर का रास्ता खोल दिया, कि आप इस माध्यम से उन्होंने मतलब उस माध्यम से उन्होंने क्या किया ना कि पूरा सबका रास्ता खोल कर देखिए, आप इस डायरेक्शन में सोचिए, इस डायरेक्शन से आप अगर सोचते हैं फिलॉसफी की दुनिया में, तो काफ़ी आप दूर तक सोच पाओगे, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड बन पाओगे, ठीक है। और उन्होंने उस समय में ही एक इथिकल स्टेट का मतलब कि डिफाइन करके रखा था, कि एक इथिकल इंडिविजुअल का उन्होंने डिफाइन किया था उस समय, जिस समय ऐसे कोई परिकल्पना कर नहीं सकता था कि एक इंडिविजुअल कैसे कैसे मतलब इथिकल हो सकता है, कैसे वो मोरल हो सकता है अपने स्टेट के लिए, बाकी सारे इंडिविजुअल के लिए, स्टेट कैसे लॉयल हो सकता है अपने प्रजा के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए। ये चीज़ को जब किसी ने सोचा तक नहीं था, उस समय प्लेटो ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। एक कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को भी उन्होंने काफ़ी ईज़ी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से, देखिए अगर ऐसा थिंकर रहते प्लेटो जिन्होंने सिर्फ़ प्रॉब्लम को बताया रहता कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, यहाँ पे करप्शन है, ऐसे प्रॉब्लम है, तो ठीक है, मानते हैं कि चलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्लेटो ने प्रॉब्लम के साथ-साथ उसका बारीकी से सारा सॉल्यूशन भी बताया है, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, कि अगर वो प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि प्लेटो कितने मतलब किस लायक थे वो, तो आप इस चीज़ को समझिए। कार्ल पॉपर जो उनका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, कार्ल पॉपर ये बात भी कहते हैं कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक, ठीक है। फ्रेंड्स, कार्ल पॉपर जो जिन्होंने इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़्म मतलब क्रिटिसाइज़ किया है, वो ये बात कहते हैं कि भाई साहब आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, आप कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, प्लेटो को आप गलत साबित तो नहीं कर सकते। तो आप प्लेटो की बात को मान सकते हो, ठीक है, आप प्लेटो को फॉलो कर सकते हो, या तो आप प्लेटो को डिसफॉलो कर सकते हो, आप उसको मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हो, लेकिन आप कभी भी प्लेटो को इग्नोर तो खैर नहीं कर सकते हो, कभी नहीं, ठीक है। प्लेटो का आप महत्व समझ सकते हो फ्रेंड्स इस लाइन से, कि जो उनका इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये बात कह रहे हैं कि आप प्लेटो को कभी भी नकार नहीं सकते। इस बात से डिफाइन करता है प्लेटो की काबिलियत को, कि वो उसके अंदर क्या काबिलियत है, उनका क्या रोल रहा है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स, एरिस्टोटल भी कहते हैं, जो एरिस्टोटल जो उनके शिष्य रहे हैं, उनके सबसे बड़े मतलब क्रिटिसाइजर भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज प्लेटो ने किया है, मतलब एरिस्टोटल नहीं किया है प्लेटो का। वो ये बात कहते हैं कि प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। ये बात समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात है। सो एक तरह से कह सकते हैं ना, तो एरिस्टोटल का अपने गुरु अपने प्लेटो के लिए एक ट्रिब्यूट है,
जो ये कहते हैं कि प्लेटो ही फिलॉसफी है, फिलॉसफी ही प्लेटो है, दोनों अलग नहीं है। प्लेटो को आप पढ़ोगे तो फिलॉसफी पढ़ रहे हो, फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो प्लेटो को पढ़ रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स प्लेटो को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब उसे पिता का सम्मान दिया गया है, किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा, जो उसके शिष्य रहे हैं। और ये इससे बड़ा मतलब प्लेटो के लिए ट्रिब्यूट हो ही नहीं सकता है, और ये इससे बड़ा मतलब उसके काबिलियत को दर्शाने का और कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। और उससे भी बड़ा आप सेंटेंस समझना चाहो तो कई सारे थिंकर ने ये कहा है कि जो इंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक फुटनोट है, किसका, प्लेटो का और एरिस्टोटल का। कहने का क्या मतलब है, कई सारे थिंकर ये कहते हैं कि जितना भी वेस्टर्न फिलॉसफी हुआ है, जितना भी वेस्टर्न फिलॉसफर हुए हैं, जितना भी उन्होंने फिलॉसफी दिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बस प्लेटो और एरिस्टोटल जो ना भी बताए थे उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, और उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आप प्लेटो और एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी को अगर एक इंसान मानते हैं, तो बाकी सब कह रहे हैं कि आप वही इंसान को, बाकी सारे फिलोसोफर क्या कर रहे हैं, किसी का राइट हैंड को लेफ्ट में डाल दे रहे हैं, लेफ्ट को राइट में डाल दे रहे हैं, पैर को टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हैं, अगर आगे है तो पीछे कर दे रहे हैं, पीछे है तो आगे कर दे रहे हैं, कोई इसको ऊपर से टी शर्ट पहना रहा है, कोई पैजामा पहना रहा है, बस वही कर रहा है, सभी थिंकर वही कर रहे हैं, सभी फिलोसोफर वही कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स फिलोसोफर सिर्फ एक हुए, सॉक्रेट और उसके शिष्य प्लेटो, बाकी सारे के सारे थिंकर हुए हैं, ठीक है। इस बात को आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि जो फिलोसफी की दुनिया में जो प्लेटो का जो योगदान है वो मतलब उसको कम करके आप कभी नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। इस बात से आप समझ सकते हैं प्लेटो की क्या महत्व थी। जो सारे जो थिंकर हैं वो उनके फुटनोट्स पे चले हैं, सारे उनके बताए गए रास्ते पे ही चले हैं, उसी को थोड़ा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा करके अपना फिलॉसफी दी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझ लिया, अच्छे तरीके से एक रिकॉल करते हुए, रिवीजन करते हुए हम लोगों ने उनके सारे क्रिटिसिज्म को अच्छे तरीके से समझ लिया। अभी तक हम लोगों ने फाइनली पूरे प्लेटो को काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया। प्लेटो के सीरीज़ को हर एक पॉइंट को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से पढ़ा, बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास किया उस चीज़ को। फिर भी फ्रेंड्स अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर इससे एक लाइक करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियोस को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।